हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स वॉयज वंस अगेन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में जिसे कहा जाता है पावर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स हैं, राम एंड श्याम, ठीक है ना, और वो जो है एक पर्टिकुलर हाइट, स्टेयरकेसेस हैं और एक पर्टिकुलर हाइट को क्लाइंब करते हैं। ठीक है, कितनी हाइट है ये? मान लीजिए 10 मीटर हाइट है जिसको वो क्लाइंब करते हैं। दोनों दौड़ते हुए जाते हैं और पहुंच जाते हैं। राम जो है वह इस डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, इस हाइट को ट्रैवल करता है 5 सेकेंड्स में, और श्याम जो है वह 8 सेकेंड्स में इसको ट्रैवल कर लेता है। अब हम बात करते हैं कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इसका आंसर कैसे हम देंगे? अब ध्यान से समझिए, दोनों ने ही सेम वर्क किया है। बोथ ऑफ देम दे एक्चुअली डिड द सेम वर्क, सो देयर इज नो चेंज एज फार एज द वर्क इज कंसर्न, है ना। तो वर्क से आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वर्क तो दोनों में सेम है। तो फिर इसका आंसर किससे निकलेगा? यहां देखिए, न केवल वर्क परंतु टाइम भी मैटर कर रहा है। सही है ना। अच्छा, एक और बात, अगर आप इसको ऐसे सोचें कि नाउ यू सी हियर नॉट ओनली द वर्क डन मैटर्स बट टाइम ऑल्सो मैटर्स। टाइम भी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उसका कारण यह है कि देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मान लीजिए हमने 2 मोटर्स लगाई है ना। इसको एक अलग तरीके से देखते हैं। 2 मोटर्स लगाई, एक मोटर जो है वह एक टैंक को मान लीजिए हाफ एन आवर में फिल कर देती है, और दूसरी मोटर जो है वह उसी टैंक को 1 आवर में फिल करती है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई ये जो मोटर थी जिसने हाफ एन आवर में कर दिया वो ज़्यादा एफिशिएंट है। कहेंगे ना आप यह बात कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है। सही है ना। तो ये एफिशिएंसी जो है वह डिपेंड करती है वर्क पर, तो करती है, इसके अतिरिक्त वह टाइम पर भी करती है ना। इट डज डिपेंड ऑन टाइम एज वेल। ओके, तो अब बात करते हैं कैसे इसको समझ सकते हैं हम। तो देखिए, पावर जो होता है वह होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाउ डू वी से दिस? रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मैं चाहूंगा कि आप सभी नोट डाउन भी करते चलें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आप सभी व्यवस्थित बैठें और नोट डाउन भी करते चलें साइमल्टेनियसली। Rate of doing work of an object is called power. Rate of doing work of an object is called power. And you all know that at the end of the class, after the class, you have to submit your work what you have noted down today. ये रोज़ का रोज़ मुझे चाहिए, इसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। यही एक प्रूफ है कि आप बराबर अटेंड कर रहे हैं क्लास, एंड देयर इज़ नो अदर प्रूफ। ठीक है, तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियस है कि ये जो राम है वह 5 सेकंड में इसको क्लाइम कर जाता है, और श्याम जो है उसको 10 सेकंड में करता है। तो ऑब्वियसली राम की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसकी पावर ज़्यादा होगी। और इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट। ठीक है ना। आई बात समझ में? तो यह जो है यह पावर से डिटरमिन होता है। पावर की यूनिट जो है वो होती है वॉट। ऐसा यूनिट होती है वॉट। ठीक है, क्या होती है ऐसा यूनिट इसकी? वॉट। और कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से डिनोट करते हैं। 1 वॉट इज इक्वल टू वर्क 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। दिस इज हाउ वी डिफाइन वॉट। ठीक है, ये जो होता है इसे कैसे डिफाइन करते हैं आप? If 1 joule work is done by an object in 1 second, if 1 joule work is done by the object in 1 second, then the power is said to be 1 watt. अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क करता है 1 सेकेंड में, तो उसकी जो पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? 1 वॉट कहते हैं। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली डिफाइन पावर। यहाँ तक आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप लिख सकते हैं, इफ 1 जूल वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, देन द पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट
और पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है ना। अब अगर यही केस है, मान लीजिए इसी को एक न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि राम जो है उसका मास 50 kg है और श्याम जो है उसका मास 40 kg है। ठीक है, और ये हाइट 10 मीटर चढ़ जाते हैं, ये 5 सेकंड में, 8 सेकंड में, और आपको इन दोनों की पावर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू डिटरमिन द पावर? अब देखिए, पावर अगर निकालना है तो फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है ना, ये डेटा आप जल्दी से नोट डाउन करिए। राम 5 सेकंड में 50 kg का राम है और श्याम 40 kg का है, और वो 8 सेकंड में क्या करता है, ऊपर चढ़ता है। दोनों की पावर का कंपैरिजन करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दोनों की पावर का कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे? अब आप समझिए, करने का है ना मतलब क्या है। देखिए, इसको करने का मतलब ये, पहले तो देखिए पावर जो होती है, पावर वह क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम होती है। अब बात आती है कि यहाँ वर्क डन क्या होगा, व्हाट विल बी द वर्क डन हियर, क्या होगा वर्क डन। तो देखिए, ऊपर जा रहे हैं, है ना, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप जानते हैं ये बात। तो वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स हियर? आप समझिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जैसे रमेश है, ये 50 kg का है, इसका मास 50 kg है और इसका वेट कितना होगा, 50 g हो जाएगा, नीचे की तरफ लगेगा 50 g। सही है ना, ये इसका वेट होगा, और इतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा 50 g के इक्वल। mg होता है ना, तो 50 g के इक्वल फोर्स ऊपर लगाना होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या सिंपली अगर इसको और सिंपल करना हो तो आप सिंपली बोल दीजिए mgh वर्क डन है, क्योंकि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही वर्क डन भी होगा। ठीक है, तो देखिए, रमेश जिसका मास 50 kg है, ठीक है, उसको कितना वर्क लगेगा आपको मैं बता देता हूँ। दोनों ही केस में mg फोर्स है और h क्या है, हाइट है, डिवाइडेड बाय टाइम है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई मास कितना है, तो रमेश का मास 50 है, g 10 ले लेते हैं, और हाइट जो है वो भी 10 है, और टाइम रमेश को लग रहा है 5। तो पावर ऑफ रमेश अगर हमें निकालना है, मास 50, g 10, हाइट 10 और टाइम 5 सेकेंड। ठीक है, अब करें सॉल्व इसको। अब आप देखिए, 5 2 ज़ा 10 है ना, कितना हो गया, 550, 500, 1000 क्या आएगा, यूनिट रहेगी 1000 वॉट। व्हाट विल बी द यूनिट, व्हाट विल बी द यूनिट, ओके, व्हाट विल बी द यूनिट, व्हाट विल बी द यूनिट, क्या रहेगी यूनिट, व्हाट, WATT इज यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी कॉल्ड पावर। अब इसके बाद में यहाँ पर तो ये पावर ऑफ रमेश आ गई। अब पावर ऑफ सुरेश अगर निकालना है, इसी तरह से करेंगे हम। अब निकालना है पावर ऑफ सुरेश, तो आप लिखिए पावर ऑफ सुरेश इक्वल्स टू, अगेन mgh/2 करेंगे। m कितना है, सुरेश का मास कितना है 40, g कितना है 10, हाइट कितनी है 10, और टाइम कितना है, टाइम है अब 8 सेकेंड्स। ठीक है, 4 10 ज़ा 4 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 10 ज़ा 50, और ये 500 वॉट। अब आप ज़रा देखिए ध्यान से, इसकी पावर, सुरेश की पावर है 500 वॉट और इसकी पावर है 1000 वॉट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर कंपेयर करने का बोला है तो रेशो लेना पड़ेगा। आप ले लीजिए पावर ऑफ रमेश डिवाइडेड बाय पावर ऑफ सुरेश, पावर ऑफ रमेश डिवाइडेड बाय पावर ऑफ सुरेश, है ना, तो 1000 डिवाइडेड बाय 500 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अच्छा रेशो लेते हैं तो यूनिट नहीं होगी, देयर वोंट बी एनी यूनिट, तो बस यही यूनिट है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट is the solution of it. I hope that this is clear to you. So the next topic which is there is an extremely important topic, and it is commercial unit of electrical energy. Heading लिख लीजिएगा, commercial unit of energy. Commercial unit of energy भी लिख सकते हैं आप, commercial unit of energy. अच्छा, commercial unit of energy का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। आप एक बात बताइए कि ये जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आता है, तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी बिल देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कितने रुपए बने, फिर देखते हैं कितने यूनिट बने, है ना, और फिर पापा चिल्लाते हैं कि अरे तुम बहुत ज़्यादा एसी चलाते हो यार, है ना, थोड़ा कम चलाओ। सही है कि नहीं? तो एक्चुअली जो है ये जो यूनिट्स होती हैं, ये यूनिट्स कहाँ से आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल में
जब हम मेंशन करते हैं यूनिट्स, ये यूनिट्स क्या हैं? ये यूनिट एक्चुअली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड है। व्हाट इज इट? इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो अब आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। इसको आप ज़रा ध्यान से समझिए। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड जो है उसकी यूनिट होती है किलो वॉट आर। क्या होती है? किलो वॉट आर। क्या होती है इसकी यूनिट? किलो वॉट आर। किलो वॉट आर। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। मतलब क्या होता है इसका? आप समझिएगा ध्यान से। पावर का फॉर्मूला हमने देखा था वर्क डन अपॉन टाइम, देखा था। दिस इम्प्लाइज वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। वर्क डन इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब वर्क ही एनर्जी होती है, तो आप क्या लिख सकते हैं? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है ना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए आगे, यहाँ आप यहीं से आप इसकी यूनिट निकालते हैं एक्चुअली, है ना। फ्रॉम हियर ओनली यू ब्रिंग दिस यूनिट। देखिए एनर्जी जो होती है, एनर्जी को ज़रा ध्यान से समझिए। एनर्जी जो है वह, इसकी यूनिट होती है किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू, समझना, पावर की यूनिट होती है किलो वॉट, तो आप लिखेंगे 1 किलो वॉट इंटू 1 आर। क्या लिखेंगे? 1 किलो वॉट इंटू 1 आर। समझना क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर कोई अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसकी पावर कितनी है? 1 किलो वॉट है, और अगर वह 1 आर के लिए यूज़ किया जाता है, इफ़ इट इज़ यूज फॉर एन आर, देन द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दैट अप्लायंस इज सेड टू बी 1 किलो वॉट आर। ठीक है, क्या बोलेंगे? If there is an electrical appliance of power 1 kilowatt, if there is an electrical appliance of power 1 kilowatt, if there is an electrical appliance of power 1 kilowatt and it is used for 1 hour, if there is an electrical appliance of power 1 kilowatt and it is used for 1 hour, then the electrical energy consumed is said to be 1 kilowatt hour. Then the electrical energy consumed is said to be 1 hour, is said to be 1 kilowatt hour. Okay, so this is how you can actually define 1 kilowatt hour, है ना। इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है 1 किलोवाट का और 1 घंटे के लिए 1 आवर के लिए ये यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी 1 किलोवाट आवर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। आगे बात करते हैं अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स हम इससे रिलेटेड करेंगे। उसके पहले एक रिलेशन आप स्टैब्लिश कीजिए, लिखिएगा, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। 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 तो देखिए, आपको क्या करना है? रिलेशन डिराइव करना है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को K ही लिख दीजिए, K फर्क पड़ता है। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन चाहिए। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी को आप K लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv², हाफ mv²। चैतन्य तिवारी रिपीट इट, हाफ mv², हाफ mv²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ mv²। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम एवरीवन? मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब आप क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अब आप क्या करेंगे, आप मास से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और मास से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, मास से डिवाइड और मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पर जो mv² है वो वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो चेंज इन इट, ठीक है। ऊपर और नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये मास और मास जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा m²। क्या आ जाएगा? m²। तो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आप लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू 1/2 m। ये m तो ऐसा कैसे इसके साथ आ जाएगा, m इंटू m, m² इंटू v², ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा k इक्वल्स टू 1/2m, mv होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा, m² v² को हम mv होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। और mv जो है वो तो मोमेंटम है, p है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू p²/2m। k इज़ इक्वल टू p²/2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m, जहाँ पे p क्या है? मोमेंटम, m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आप कुछ और प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। कुछ मैं NTSC का भी बताते जाता हूँ बीच बीच में, ताकि आपको जो है समझ में आता जाए कि इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न है, NTSC का क्वेश्चन है, नोट डाउन। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, नोट डाउन, चैतन्य तिवारी नोट डाउन, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ओके राइट, सॉरी, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मास, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मास, keeping the momentum constant, keeping the momentum constant, keeping the momentum constant, है ना। मोमेंटम को हमने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी और मास में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, मोमेंटम को आपने कांस्टेंट रखा है। अब आप ध्यान से समझिए, जो रिलेशन है वो क्या है? रिलेशन ये रहा आपके सामने, यही रिलेशन बचाया है मैंने, बाकी सब हटा दिया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m, ये रिलेशन है। इस रिलेशन में आप यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, मोमेंटम को कांस्टेंट दे दिया है उन्होंने, p कांस्टेंट हो गया, गिवन इन द क्वेश्चन p इज कांस्टेंट। अब p कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट ही होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। याद रखिए, दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ के बीच में कभी भी ग्राफ प्लॉट करना हो, देखिए काइनेटिक एनर्जी को यहाँ ले लेते हैं, मास को यहाँ ले लेते हैं, और अगर कभी भी ग्राफ प्लॉट करना हो तो याद रखिए जो ग्राफ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ के बीच, वो हमेशा ऐसा होता है। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थोड़ा सा हायर बता रहा हूँ मैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में जो ग्राफ होता है वह
इस तरह से होता है, दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, ठीक है। सो दिस इज वन क्वेश्चन विच मे बी asked in NTSE. Okay, next year you will be attempting NTSE, so I thought that better give you an idea about the same. Okay, fine. Let us do some numericals related to the same topic. Write down, a lift is designed to carry a load of 4000 kg. A lift is designed to carry a load of 4000 kg through 10 floors of a building. Through 10 floors of the building. Okay, तो एक बिल्डिंग है, उसके 10 फ्लोर्स जो हैं उस तक आपको ले जाना है, 10 फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, एवरेजिंग 6 मीटर पर फ्लोर। तो एक फ्लोर का जो हाइट है वो 6 मीटर है, और कितने फ्लोर्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं, 10 फ्लोर्स हैं। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, टोटल हाइट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फ्लोर्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ईच फ्लोर, 6 मीटर, सही है ना। नंबर ऑफ फ्लोर्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ वन फ्लोर, 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 6 इज 60 मीटर, 10 इंटू 6 इज 60 मीटर। क्लियर है, ये आपकी हाइट आ गई जो कि उसको लिफ्ट को ट्रैवल करना है इन 10 सेकेंड। टाइम भी दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ये टाइम दिया है। आपसे पूछा है कि पावर ऑफ द लिफ्ट निकालिए, फाइंड द पावर ऑफ द लिफ्ट। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन जो है वह होता है mgh अपॉन टाइम। मास जो है वह दिया है, देखो मास 4000 kg है, मास के प्लेस पे 4000 लिख दीजिए, मास के प्लेस पे 4000 लिख दीजिए, जी के प्लेस पे 10 लिख दीजिए, हाइट के प्लेस पे 60 लिख दीजिए, और टाइम के प्लेस पे लिख दीजिए 10। 10 से 10 गया, 6 4 ज़ा 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, 4 zeros लगेंगे और ये आ जाएगा वॉट। ओके, सो पावर इज दिस मच वॉट, इतने वॉट पावर होगी। बताइए आप सभी, क्लियर है इतना, एवरीवन? नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन says an electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. So there is an electric bulb of 60 watt, एक 60 watt का इलेक्ट्रिक बल्ब है, मतलब ये पावर है। क्यों ये पावर है? 60 watt, यूनिट से पता चल जाएगा कि कौन है, पावर है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 watt इज यूज फॉर 6 hours पर डे, हर दिन उसको 6 hours यूज किया जाता है। So the time is given 6 hours per day, and what is asked? Calculate the units of electric energy consumed in one day by the bulb. आपको बताना है कि कितनी यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 60 वॉट। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड की यूनिट क्या है? यूनिट है किलो वॉट आर, वॉट नहीं है, किलो वॉट है। सो दिस 60 वॉट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू किलो वॉट, और वॉट को किलो वॉट में करने का तरीका है 1000 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, सिंपली डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 1000 किलो वॉट। ये हटा दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 by 50 किलो वॉट। दिस विल बी 3 by 50 किलो वॉट। ठीक है, सो पावर इज 3 by 50 किलो वॉट। ये आ गया आपका पावर 3 by 50 किलो वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कितने टाइम है? 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, ये 25, 3 3 ज़ा 9, 9 by 25 kilowatt hour, and you know that 1 kilowatt hour is the unit
तो ये कितना हो जाएगा 9/25। आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर है। तो दीज मेनी यूनिट्स वुड बी कंज्यूम बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 day। Let's now discuss some questions of NCERT textbook work and energy, work power energy chapter। पहला प्रश्न आप देखिए, इंटेक्स्ट के क्वेश्चन ही हैं, मतलब आपको इंटेक्स्ट में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज say 8 meter in the direction of the force। Let us take that the force acts on the object throughout the displacement। What is the work? अब आपको पता है वर्क जो होता है वह होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं। फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स है 7 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, 7 8 ज़ा 56, यूनिट होगी वॉट, सही है ना, यूनिट होगी जूल्स। सही नहीं है चैतन्य तिवारी, जूल्स होगी यूनिट। वर्क डन है ये, ठीक है ना, ये कोई पावर थोड़ी है। होश में आओ बेटा, इसीलिए हम क्या हैं, हम चेकमेट कर देते हैं किसी भी समय बच्चे को, ठीक है। हाँ, होश में रहो। तो ये पहला था, वर्क डन है इसलिए यूनिट जूल होगी। अगला देखते हैं, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। कब हम कहते हैं कि वर्क हुआ है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, देन वी से दैट वर्क इज डन। सो वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट and because of the applied force displacement takes place। okay, so what is the answer? When force is applied on an object and because of the applied force displacement takes place। okay, next question, third। I hope that you all are getting these in-text questions there in your book, है ना। in-text questions हैं अंदर बुक में। सबसे पहले ये होगा, ये एक्सरसाइज सबसे पहले होगी। फिर देखो नेक्स्ट है व्हेन, अगला है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। ओके, आपको पता है वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल्स टू F इंटू एस। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, ठीक है। W इक्वल्स टू F इंटू एस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। हालांकि अपन डिफाइन कर चुके हैं पहले इसको। W होता है F इंटू एस, ठीक है। तो अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, इफ़ यू अप्लाई फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड बिकॉज ऑफ दैट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर टेक्स प्लेस, इफ़ यू अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, then work done on the object is said to be 1 joule। 1 Newton force is applied on an object because of which 1 meter displacement takes place, then the work done is said to be 1 joule। Next question is, a pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a plow। The field being plowed is 15 meter long। How much work is done in plowing the length of the field? तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों भैया? तो फोर्स कितना है बच्चों, जल्दी बोलो। फोर्स कितना है 140 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है 15। बस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2100 जूल। सही है ना। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट and that will be 2100 joule। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो बच्चों वाला सवाल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी possessed by an object, लिख लो आंसर। द एनर्जी possessed by an object because of its motion, the energy possessed by an object because of its motion is said to be kinetic energy। the energy possessed by an object because of its motion is said to be kinetic energy। energy possessed by an object because of its motion is said to be kinetic energy। energy possessed by an object because of its motion is said to be kinetic energy। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ, अच्छा उसका फॉर्मूला भी पूछा है, फॉर्मूला तो आपको पता है 1/2 mv स्क्वायर, फॉर्मूला इज 1/2 mv स्क्वायर। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज गिवन 25 जूल। What will be its kinetic energy when its velocity is double? What will be its kinetic energy when velocity is increase 3 times? ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन किया है हमने, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, डिक्टो क्या, यही क्वेश्चन किया है हमने, ठीक है, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे। इसमें है फिर अगला जो है वो तो अभी जो हमने पावर पढ़ा ना वही है। व्हाट इज पावर हमने डिफाइन किया हुआ है, व्हाट इज 1 वॉट वो भी हमने डिफाइन किया है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। ये बहुत आसान, 1000 जूल कितने में कर रहा है पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कर रहा है, 10 सेकेंड में कर रहा है, 1000 जूल इन 10 सेकेंड, बस हटा दीजिए, इससे ये आ जाएगा 100 वॉट। सो पावर वुड बी 100 वॉट, ओके। तो इसके बाद है एक डिफाइन एवरेज पावर। अब देखिए ये थोड़ा सा समझ लो, एवरेज पावर का मतलब क्या होता है। एवरेज पावर का मतलब है, एवरेज पावर मीन्स, एवरेज पावर मीन्स टोटल वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना हुआ और टोटल टाइम कितना लगा, दैट इज हाउ वी डिफाइन एवरेज पावर। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड दिस। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।